हेलो कैटालिशियन, चलो वक्त हो गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। यूवी विजिबल की बातें हो गई थी, लगा दीजिए टाइटल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या टाइटल लगाना है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या तो क्या बोलते हैं इसे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल से हमें पता क्या चला भाई? यूवी विजिबल से हम वो पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है, एरोमेटिक रिंग है। ये सारी बात हम कहाँ से पता लगा सकते हैं? यूवी विजिबल से अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड, वो सारी बातें हम पता लगा सकते हैं। वो सब हमने उसकी एप्लीकेशन में पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल आपको सीट में मिल गए होंगे। जिन्होंने सोल्व किए हैं वो मुझे आपका आंसर की देना, सॉल्यूशन आपने जो लिखा है वो मुझे भेज देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, आप करेक्ट कर लेना। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर से पूछना, क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनएमआर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एनएमआर से, लेकिन एनएमआर के साथ आईआर का डेटा आपको दिया होगा और वो फालतू में आईआर का डेटा नहीं देते। आईआर से भी कुछ पता लगा सकते हैं स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से ध्यान देना। इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भाई हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यहां से हमें क्या पता चलेगा? लिखिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी gives information about functional group present in the molecule, which functional, यहां बीच में लिख देना, which functional group प्रेजेंट इन दी मोलिक्यूल। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से मोस्टली जनरली क्या पता लगा सकते हैं? जनरली फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। क्यों भाई? इसका फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करने के लिए क्यों हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं? क्योंकि, तो लिखो भाई, पहले तो हम बात करें, मैं इसका रीजियन लिखता हूं। आईआर का रीजियन क्या होगा? इसका रीजियन लिखिए, आईआर का रीजियन। चलो पहले ये लिख लो, रीजियन में बोर्ड साफ करके ही लिखता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ये बात याद रखना कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या पता चलेगा भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है, ये याद रखना। कैसे देती है ये हम पढ़ते हैं, अभी सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो आईआर का रीजियन क्या होता है? तो टाइटल लगाइए रीजियन। रीजियन में 3 आएंगे, देखो पहला आएगा नियर आईआर, इसको नियर क्यों बोला गया बोलता हूं, अभी कहता हूं। फिर आएगा मिड आईआर, मिडल आईआर। फिर आएगा फार आईआर, यानी दूर है। किससे भाई दूर है? ये मिड है तो किसके मिडल में है? ये नियर यानी कि पास है तो किसके पास है? तो यूवी विजिबल में ऐसा हमने पढ़ा था। यहाँ पहले यूवी विजिबल में 3 हमने जनरल लिखा था ना, यहाँ कौन सा होता है? यूवी, बाद में कौन सा आता है? विजिबल, बाद में कौन सा आता है? आईआर। अब हम विजिबल को हमने स्टैंडर्ड माना था भाई, विजिबल को क्या माना था? स्टैंडर्ड माना था, यानी कि विजिबल को रेफरेंस ले लिया मैंने। किसको? विजिबल को। यदि विजिबल को रेफरेंस ले लिया तो यूवी में कितने रीजियन आते हैं भाई? यूवी में 2 रीजियन आते हैं। पहला तो वैक्यूम, कौन सा आता है? वैक्यूम। दूसरा कौन सा आता है? एप्लीकेबल। अरे हाँ ना बोल भाई, ऐसा हमने पढ़ लिया था। वैक्यूम यूवी को हम क्या बोलते हैं? फार यूवी। और इसे हम क्या बोलते हैं? नियर यूवी। इसे हम क्या बोलते हैं? नियर यूवी। तो देखो विजिबल है ना, यहाँ क्या है? विजिबल रीजियन है। विजिबल से यदि पास में है तो उसे नियर यूवी बोला। ये जो यूवी का रीजियन है वो विजिबल के पास है एग्जैक्ट, तो उसे नियर यूवी बोला। ये जो है यूवी का रीजियन वैक्यूम, वो विजिबल से दूर है तो उसे फार यूवी बोला।
अब आईआर में भी कितने रीजन आ गए भाई? 3 आईआर में। चलो मैं इसको जूम कर देता हूं, इसको मैंने जूम कर दिया तो यहाँ 3 रीजन आ गए। पहला है नियर, दूसरा है मिड, तीसरा है फार। तो देखो नियर है तो किसके नियर है? विजिबल से नियर है, तो ये नियर आईआर यानी कि यहाँ कौन सा रीजन होगा? यहाँ विजिबल रीजन होगा भाई। यहाँ आईआर है, उस तरफ क्या होगा? यूवी रीजन होगा। तो ये विजिबल को रेफरेंस लेके हम बोलते हैं किसके? ये विजिबल नियर आईआर, ये उससे थोड़ा दूर तो इसे मिड आईआर बोला। ये बहुत दूर है, किससे दूर है भाई? ये दूर है विजिबल से, इसीलिए इसे बोला फार आईआर। क्या बोला? फार आईआर। तो ये विजिबल को रेफरेंस लेके नियर, मिड और फार कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके रीजन लिखते हैं। क्या कितना वेवलेंथ इसकी क्या होती है, इसका वेव नंबर क्या होता है। एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो आईआर है ना इंफ्रारेड, वो हम नहीं देख सकते। क्यों भाई? हम सिर्फ कितना देख सकते हैं? विजिबल रेंज की वेवलेंथ को ही देख सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं क्योंकि मैं विजिबल रेंज की वेवलेंथ है, यहाँ जो लाइटिस आ रही है वो मेरे पे विजिबल रेंज की आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ मैं अंधेरा कर दूँ, सब कुछ बंद कर दूँ, अंधेरा कर दूँ, फुल नाइट हो, तो क्या मैं आपको देखूंगा कैमरा में? अरे आप रात में देखना, आप सोते हो, बीच में कहीं नींद उड़ जाती है, आप आंख खोलते हो तो क्या आपको सब कुछ दिखाई देता हो? फुल अंधेरा होना चाहिए, फुल्ली अंधेरा, ब्लैक होल जैसा, तो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ वही रेंज की वेवलेंथ देख सकते हैं जो विजिबल रेंज में आती है, यानी कि 300 टू 380 टू 780 वेवलेंथ ही आप देख सकते हैं, या ना तो इससे कम वेवलेंथ देख सकते हैं, ना तो इससे ज्यादा की वेवलेंथ आप देख सकते हो। तो क्या हुआ भाई? तो इसके रीजन देखो, इसका रीजन मैं लिखता हूं, बताना फिर आप देख सकोगे या नहीं देख सकोगे। चलो यहां इसकी वेव नंबर की बात करूं मैं, किसकी भाई? वेव नंबर। यहां मैं जो लिख रहा हूं वो है वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स। किसमें है? सेंटीमीटर इनवर्स में। यहां है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स, 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। यहां है 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ है 667 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना है? 667। और यहाँ है 50 सेंटीमीटर इनवर्स। यह मैंने लिख दिया, क्या? वेव नंबर लिख दिया। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ यहाँ है 2.5 माइक्रोमीटर। कितनी है? 2.5 माइक्रोमीटर। यहाँ है, अरे सॉरी, यहाँ है 0.8 माइक्रोमीटर। कितनी है? 0.8 माइक्रोमीटर। यहाँ है 2.5 माइक्रोमीटर। यहाँ है 15 माइक्रोमीटर और यहाँ है 200 माइक्रोमीटर। ये वेवलेंथ माइक्रोमीटर में लो, नैनोमीटर में लो, तो यदि नैनोमीटर में लोगे तो आपको ये चेंज करनी होगी। ये बात हो गई किसके? आईआर के रीजन की। देखो ये रीजन को एप्लीकेबल बोला जाता है, एप्लीकेबल रीजन। और हम जो स्टडी करते हैं वो एप्लीकेबल रीजन की ही करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? एप्लीकेबल रीजन की। नियर और फार हमारे लिए आवश्यक नहीं। चलो ये देखो भाई, ये एप्लीकेबल है ना, इसको मैं जूम करता हूँ। क्या करता हूँ? जूम, आपको समझाने के लिए। चलो इसको मैंने जूम करके यहाँ लिख दिया, इसको भी मैंने जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो एप्लीकेबल रीजन ही है ये। क्या है एप्लीकेबल रीजन? यहाँ कितनी है? 4,000। तो यहाँ 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। यहाँ क्या है? 667। तो ये भी 667 सेंटीमीटर इनवर्स ही है। मैंने सिर्फ क्या किया? जूम किया। यहाँ आएगी 15 माइक्रोमीटर।
अब इसमें भी 3 रीजन आते हैं। कौन से वाले भाई? तो उसमें 3 रीजन आते हैं। पहला आता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है ये क्या कहता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है भाई? 4000 से 1300 तक, 13 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ क्या आएगी? 909 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसकी जनरली मोस्टली फंक्शनल ग्रुप उसकी उसका वेव नंबर किस में आएगा भाई? उसकी वेव फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर बोलो, उसकी रेंज क्या होगी? तो कि भाई फंक्शनल ग्रुप की रेंज होगी 4000 से 1300 तक। कितनी? 1300 तक। ये बात हो गई फंक्शनल ग्रुप की। ये रीजन को फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। और हर एक फंक्शनल ग्रुप की जो अलग अलग वेव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, वो भी रेंज में होगी। वो सारी बातें हम डिटेल में लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ अब सिर्फ ऐसा समझो कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एप्लीकेबल यानी कि मिड आयर की। उसमें पहला रीजन कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप रीजन। दूसरा रीजन कौन सा है? दूसरा रीजन है फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। समझो, आप सब लोग जानते ही होंगे कि दुनिया में हर एक मनुष्यों की फिंगरप्रिंट है, जो हमारी प्रिंट है वो सब कुछ क्या है? हर एक की, जितने भी पृथ्वी पर सजीव है, उस सजीव यानी मनुष्य जितने जीवित है उसकी सभी की फिंगरप्रिंट एक जैसी नहीं होगी, सबकी अलग होगी। सबकी क्या होगी? अलग होगी। ठीक वैसा ही यदि कोई भी ग्रुप आया, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप आया, तो एक फिंगरप्रिंट रीजन में सबकी कैरेक्टरिस्टिक या तो सबकी वेव फ्रीक्वेंसी अलग अलग ही होगी। क्या बताया यहाँ फिंगरप्रिंट रीजन में कि सबकी वेव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग होगी। ये फिंगरप्रिंट रीजन फिंगर जैसी यूनिक होती है, सबकी यूनिक होती है। ऐसे ही ये वेव फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होगी? यूनिक होगी। किस में? आईआर में यूनिक होगी। और लास्ट वन क्या आता है? लास्ट वन आता है एरोमेटिक रीजन। लास्ट वन आता है एरोमेटिक रीजन। ये सिर्फ बेसिक है, आपको लिखना है। यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं। जी सेट में यदि रीजन पूछ ले कि एरोमेटिक रीजन का कौन सी कहाँ से कहाँ रेंज होती है, तो वो आपको याद रखना है। यहाँ क्या है भाई? 2.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ, 2.5 माइक्रोमीटर। यहाँ आएगी 7.7 माइक्रोमीटर, यहाँ आएगी 11 माइक्रोमीटर और यहाँ आएगी 15 माइक्रोमीटर। यानी कि फंक्शनल ग्रुप रीजन है, उसकी वेवलेंथ मुझे क्या? वेवलेंथ। चलो, तो इसकी वेवलेंथ 2.5 माइक्रोमीटर से 7.7 माइक्रोमीटर तक आएगी। फिंगरप्रिंट रीजन की 7.7 से 11 तक और एरोमेटिक रीजन से 11 से 15 तक। यह बात हो गई किसकी? वेवलेंथ की। अब एक और बात बता दूं कि देखो यहाँ वेवलेंथ माइक्रोमीटर में दी हुई है ना, किसमें है? माइक्रोमीटर में। यदि मैं ये 0.8 को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो, किसमें? 0.8 को नैनोमीटर में। यहाँ लिखता हूँ, ये जगह हमारे लिए तो खाली ही है। यहाँ लिखो 0.8 माइक्रोमीटर। 0.8 माइक्रोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁶ मीटर। अरे हाँ ना, यस 10⁻⁶ लिख सकते हैं। 10⁻⁶ मीटर लिखा। मुझे मीटर में नहीं, किस में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? सेंटीमीटर। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.8 इंटू 10⁻⁴ इसमें मीटर से मुझे यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ 10⁻⁴ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। अरे ऐसा नहीं, मीटर से क्या लिखा हमने? 10⁻⁶ मीटर। ये हो गया। चलो, मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये मीटर, पहले इसको 0.8 है ना, मैं इसको 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर लिख सकता हूँ। 8 इंटू 10, तो अब यहाँ 8 इंटू 10⁻⁹ क्यों? अरे मीटर ही रहने दो। क्यों मीटर? अभी पता चल जाएगा। देखो ये कन्वर्जन मैंने किया
0.8 माइक्रोमीटर है तो 0.8 10⁻⁶ मीटर लिख सकते हैं। पहली बात, मैंने ये 0.8 है ना, मैंने उसका 8 कर दिया तो माइनस पावर है तो 10⁻⁷ हो जाएगी ये। अब मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 8 पॉइंट को 2 डिजिट खसेड़ लिया इस तरफ राइट हैंड साइड पे, यानी कि 800 कर दिए। यदि 800 किए तो 10⁻⁹ हो जाएगा। 10⁻⁹ मीटर को मैं 800 नैनोमीटर लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना, यस भाई लिख सकते हैं, यही सही है। तो यहाँ 0.8 माइक्रोमीटर या तो 800 से नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 800 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ये बात हो गई, ये सिंपल बेसिक है, जितना याद रह सके रख लो। जो बहुत ही याद रखने लायक होगा वो मैं आपको बताऊंगा और कहूँगा कि इसको याद रखना ही रखना है। ये बेसिक है, जितना याद रहे उतना रख लो। दूसरी बात, यदि आपको पूछ ले, और यहाँ मैं ट्रिक देता हूँ, यदि आपको, चलो ये सिंपल है, इसको मैं हटा दूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं, ये तो हमने सिर्फ यूनिट कन्वर्जन किया है और ये सही ही है। कन्फ्यूज़न हो गया था लेकिन अब सॉल्व हो गया है। सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में ही रखो। क्यों भाई मीटर में रखा? क्योंकि हमें बात फाइनल किस में लिखनी थी? नैनोमीटर में लिखना था, इसीलिए मीटर में रहने दिया। मीटर, नैनोमीटर से मीटर कन्वर्जन इजीली होता है। अब देखो, अब क्या देखना है कि यदि आपको एग्जाम में ऐसा पूछा है, ये पूछ लिया कि चलो 2.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है, क्या है? 2.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है। या तो आपको ऐसा पूछ लिया कि एप्लीकेबल रीजन जहां से शुरू होता है, ध्यान देना, एप्लीकेबल रीजन जहां से शुरू होता है वहां वेव नंबर क्या है, यानी कि वेव नंबर की रेंज क्या है, तो आपको याद रखना होगा। लेकिन याद रखने के लिए ट्रिक, या तो आप वेव नंबर याद रखो सभी के, क्या बता रहा हूं, या तो आप सभी के वेव नंबर याद रखो या तो वेव लेंथ याद रखो। दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक याद रखो, या वेव नंबर याद रखो या वेव लेंथ याद रखो। दोनों में से कोई एक याद रखो आप, दोनों में से एक याद हो तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। कैसे, क्यों? चलो मुझे कुछ पता नहीं, मैंने याद रखा 200 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है। क्या है? 200 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है। मैंने इधर देखा ही नहीं, चलो मैंने आंख बंद करके इधर देखा ही नहीं कि यहाँ वेव नंबर क्या है, लेकिन वो वेव नंबर मुझे चाहिए, तो कैसे मिलेगा? आइए देखते हैं। इसको मैं हटा दूँ। मैंने सिर्फ क्या याद रखा है भाई? मैंने सिर्फ और सिर्फ याद रखा है वेवलेंथ कितनी है भाई? 200 माइक्रोमीटर है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए वेव नंबर। तो आप जानते हैं वेव नंबर और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चलो बात करते हैं हम। यदि आपको एग्जाम में पूछा गया हो, कोई भी एक दिया हो और दूसरा पूछा हो, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो हम बात करते हैं, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एक इजी है, आपको आता ही है, लेकिन हम सोल्व कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कौन सा वाला लिया था भाई? 200। वेवलेंथ कितनी थी? 200 माइक्रोमीटर थी। हमें फाइंड क्या करना है? वेव नंबर न्यू बार इन सेंटीमीटर इनवर्स में फाइंड करना है। किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में। आप फॉर्मूला जानते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये जनरल फॉर्मूला था। दूसरी बात, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ लिख सकते हैं। अरे हाँ भाई, यूवी में ये सब हम पढ़ चुके थे। तो न्यू बार मुझे चाहिए 1/λ, लैम्डा 200 माइक्रोमीटर है ना, मैंने 10⁻⁶ मीटर लिख दिया। क्या लिख दिया? 6 मीटर। देखना, न्यू बार इज इक्वल टू 200 है, इसका मैं 2 × 10⁻⁴ मीटर लिख सकता हूँ। हाँ भाई, ये 2 0 है इसको, यानी कि इसको 2 × 10⁻² भी लिख सकते हैं ना, 2 × 10⁻²। तो 10⁻² और 10⁻⁶ 10⁻⁴ हो गए।
क्या हो गए 10⁻⁴। अब मुझे इसको किस में, सेंटीमीटर में, किस में भाई, सेंटीमीटर में देखना। न्यू बार, यदि मुझे मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ 1 मीटर है ना, वहाँ 10⁻² सेंटीमीटर लिख दूँ तो 2 × 10⁻⁴, मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर, -4 + 2 क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 × 10⁻² सेंटीमीटर। 10⁻² को ऊपर ले जाओ, ध्यान देना, तो 10⁻² + 2 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू बार इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स। यही था, देख लेना, यही आंसर था, देख लेना, इसका वेव नंबर यही आएगा। यानी कि ये दोनों वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा बोलते हैं इसे। यदि आपको कोई एक याद होगा तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। इसीलिए या तो एग्जाम के लिए वेव नंबर याद रखना या तो वेवलेंथ याद रखना, दोनों में से कोई एक याद होगा तो आप दूसरा निकाल सकोगे। बढ़ते हैं अगले लेक्चर की ओर, अगले टॉपिक की ओर। लेक्चर तो यही रहेगा, अगले टॉपिक्स की ओर। तो अब हम बात करते हैं IR के प्रिंसिपल की। क्या कहता है IR का प्रिंसिपल? यूवी का प्रिंसिपल भाई क्या कहता था कि इलेक्ट्रिकल चेंज होगा, EMR जब इंटरेक्ट करेगा, EMR का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जब मैटर के साथ या तो आपके सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, चेंज होगा। और वो चेंज से आप उसके क्या फाइंड कर सकते हैं, डबल बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं, अनकॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक रिंग, हेटेरो एरोमेटिक रिंग, वो सारी बातें आप उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या कहता है IR का? टाइटल लगा दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ IR, प्रिंसिपल ऑफ IR, प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल में लिखो, those molecule can give IR स्पेक्ट्रा। ध्यान से समझना, IR स्पेक्ट्रा which can change their डाइपोल मोमेंट। सारा मसला किसका है भाई, डाइपोल मोमेंट का। Only those molecule can give IR spectra which can change their dipole moment during vibrational transition। क्या कहा IR के प्रिंसिपल ने कि दोज मोलेक्यूल कैन गिव IR स्पेक्ट्रा, ऐसे मोलेक्यूल IR स्पेक्ट्रा देंगे कि जिसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के दौरान उसकी डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है। किसमें? डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है, ऐसा ही लिखा है। दोज मोलेक्यूल कैन गिव IR स्पेक्ट्रा विच कैन चेंज देयर डाइपोल मोमेंट। वो अपनी डाइपोल मोमेंट चेंज करता है, कब करता है? जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है। आई बात समझ में? फिर से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल में क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल IR का स्पेक्ट्रा देंगे जिसमें डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। डाइपोल मोमेंट कब चेंज होता है? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है तब। अब देखो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगी कब होगी भाई वाइब्रेशनल ट्रांजिशन? उसके लिए कोई भी मॉलिक्यूल है उसको वाइब्रेशनल एटम को ट्रांजिशन करना है, तो उसके लिए आवश्यक एनर्जी कितनी चाहिए? एनर्जी लिखो भाई, हमने लिख लिया है, एक बार तो यूवी में पढ़ लिए थे। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कितनी चाहिए?
नियरली इक्वल टू 5 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी चाहिए? 5 किलो कैलोरी पर मोल। अरे भाई सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए वाइब्रेशन ट्रांजिशन होने के लिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मैंने आपको बताया था कहाँ मिलेगी, रूम टेम्परेचर पे। ये इतनी एनर्जी तो मॉलिक्यूल को रूम टेम्परेचर पे मिलती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे यदि कोई मॉलिक्यूल रख दो तो उसमें क्या होगा, इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करेगा। कैसी होगी वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको एक बात तय हो गई कि वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करेगा। यदि उन्होंने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की तो क्या होगा? तो होगा भाई डाइपोल मोमेंट में चेंज। फिर से, यदि उन्होंने कोई मॉलिक्यूल ने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की तो उसमें डाइपोल मोमेंट का चेंज होगा। और यदि डाइपोल मोमेंट में चेंज आई है तो वैसे मॉलिक्यूल तो आईआर एक्टिव हो गई है। आई बात समझ में? यदि कोई मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रही है तो वो उसकी डाइपोल मोमेंट चेंज होगी, और यदि डाइपोल मोमेंट चेंज हुई तो वो आईआर एक्टिव हो गई है। यानी कि रूम टेम्परेचर पे तो कोई भी मॉलिक्यूल रख दो भाई, उसको इतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे मिल ही जाएगी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करने के लिए। यानी कि सभी मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करेंगे। दुनिया में जितने मॉलिक्यूल अस्तित्व है वो सभी मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करेंगे। और यदि उन्होंने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की तो क्या होगा, उसकी डाइपोल मोमेंट चेंज होगी, और डाइपोल मोमेंट चेंज हुई तो आईआर एक्टिव हो गई है। तो यहां एक स्टेटमेंट का कंक्लूजन आया, दैट मीन्स ऑल मॉलिक्यूल, ऑल लिखता हूं, ऑल मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव हो गई है। यानी कि सभी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव हो गई है। ये बात समझ में आई। लेकिन यहां वो जो होता है ना स्टार टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, यहां मैंने स्टार अप्लाई कर दिया। टर्म एंड कंडीशन क्या? एक्सेप्ट होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखना, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक कैसे H2, N2, O2, Be2 या तो B2 लिखो, N2O2, F2, Cl2, Br2, ऐसे I2, ये सारे जो होमोडाई एटॉमिक में अस्तित्व है यानी कि स्टेबल है वो सब आईआर इनएक्टिव होंगे। क्यों भाई? आईआर एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है? डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए, वही मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होंगे। लेकिन ये सभी की डाइपोल मोमेंट, इसकी सभी की डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो ही होगी। क्या होगी? जीरो। वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ सिर्फ इतना याद रखो कि सभी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, लेकिन कौन नहीं है? सिर्फ होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो आईआर इनएक्टिव है। आपको उसको आईआर इनएक्टिव में कंसीडर करना है, बाकी सारे मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है। तो अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको लिखना है कौन से मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, कौन से आईआर इनएक्टिव है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाद में मैं सोल्व भी कराऊंगा। आप उसके पास लिखते जाना क्या एक्टिव है या इनएक्टिव है। सभी मॉलिक्यूल, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सभी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है, सिर्फ होमोडाई एटॉमिक के अलावा। होमोडाई एटॉमिक आईआर इनएक्टिव है। चलो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन आप लिख ही लो, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप लिखो। इन द फॉलोइंग molecule which is IR active and IR inactive, which is IR active and IR inactive। चलो मैं पहला एक एग्जांपल सोल्व करवा दूं ताकि आपको पता चल जाए कैसे लिखना है। NO क्या ये होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है? आपको यही चेक करना है।
यदि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल आया तो वो IR इनएक्टिव है। उसके अलावा सारे मॉलिक्यूल कैसे है, IR एक्टिव है। NO होमोडायटोमिक तो नहीं है, यानी कि IR एक्टिव हो गया। तो IR एक्टिव हो तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल A यानी एक्टिव। दूसरा बात करता हूं H2 तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है भाई, जो IR इनएक्टिव है, तो यहां आपको I लिखना है इनएक्टिव। ऐसे आप लिखते जाओ, A और I इसके पास लिखते जाओ। into O, फोर्थ नंबर CO, 5 नंबर N2, 6 NO2, 7 CO2, 8 SO2, 9 O2, 10 HCl, 11 SO3, H2S लिखो ना, क्या H2S, 12 NH3, 13 C2H2 यानी क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, 14 C2H4, 15 लिखो, एमोनिया आ गया, H2S आ गया, CO2 आ गया, CO आ गया, लिखो ना भाई I2। ये सारे मॉलिक्यूल का आपको एक्टिव और इनएक्टिव वो ही लिखना है बगल में। आप सब लोगों पहले ये सोल्व करो, मैं बाद में सोल्व करवाता हूँ। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करना, मैं सोल्व करवाता हूँ। N2O क्या होमोडायटोमिक है, नहीं है, तो IR एक्टिव होगा। CO होमोडायटोमिक नहीं, तो एक्टिव। N2 होमोडायटोमिक है, तो IR इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव। NO2 होमोडायटोमिक है भाई, अरे हाँ ना बोलो, नहीं है, यानी कि IR एक्टिव। CO2 देखो, अभी कंफ्यूज मत होना, जिसको भी प्रॉब्लम हो, देखो ये CO2 में बता देता हूँ IR इनएक्टिव होगा और एक्टिव भी होगा। वो अगले लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन ये लेक्चर देख के ही मत समझ लेना कि ये तो सर ने गलत करवा दिया, ऐसा नहीं है। अगले लेक्चर में आपको उसका कंक्लूजन मिल जाएगा कि क्यों इसको एक्टिव और इनएक्टिव क्यों लेते हैं। CO2 अभी तक आपको यही याद रखना है, होमोएटॉमिक है तो इनएक्टिव, होमोएटॉमिक नहीं है तो एक्टिव। CO2 अभी होमोएटॉमिक नहीं है, यानी कि CO2 होगा एक्टिव। SO2 होमोएटॉमिक नहीं है तो एक्टिव। O2 होमोएटॉमिक यानी कि I2। कितने हैं होमोएटॉमिक, यहाँ ये सारे जितने मैंने सर्कल किए ये सब कैसे आएंगे, इनएक्टिव। बाकी सब सारे क्या आएंगे, एक्टिव आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, होमोएटॉमिक के बारे में ही डिस्कस करने की थी। ये बात हो गई, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए था। बढ़ते हैं आगे। ऐसा क्यों हुआ भाई, चलो देखते हैं। इसके कुछ लाइंस लिखते हैं ताकि आपको और पता चले। तो याद रखना, जब आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए या जीसेट में ऐसे पूछे जाए तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे। होमोडायटोमिक होगा वो इनएक्टिव होगा, उसके अलावा क्या होगा, एक्टिव होगा। यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं, दोज मोलेक्यूल which has, लिखना which has permanent dipole moment, permanent dipole moment, permanent dipole moment, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, those molecule which has permanent dipole moment, then there all fundamental vibrational mode, all fundamental
वाइब्रेशनल मोड विच इज IR एक्टिव, विच इज IR एक्टिव। क्या कहा, ये स्टेटमेंट जरूरी है याद रखना। कैसे मॉलिक्यूल IR एक्टिव है? तो जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, यानी कि यहाँ लिख लो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने का मतलब क्या है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने का मतलब है म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। म्यू यानी क्या हो गया? परमानेंट डाइपोल मोमेंट। आप ऑर्गेनोमेटालिक में म्यू को जो कंसीडर करते हैं वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, वो नहीं। ऑर्गेनोमेटालिक में ऐसा समझते हैं ना कि ये दो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला म्यू नहीं। ये म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट है, याद रखना। जो मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी वो उसके सारे फंडामेंटल मोड क्या होंगे? IR एक्टिव होंगे। तो भाई कैसे मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है? तो उसके लिए लिखो, उसके एग्जाम्पल लिखो। आपने सिमेट्री पढ़ा है, उसमें CNV क्लास पढ़ा होगा, CNV क्लास पढ़ा होगा। तो CNV क्लास है, उसकी डाइपोल मोमेंट, CNV क्लास के सभी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी कभी भी। उसकी डाइपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होती, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। CNV क्लास यानी कि कौन से भाई? पहला तो H2O, उसकी डाइपोल मोमेंट क्या 0 होती है? नहीं, 1.84 समथिंग होती है। बाद में आता है एमोनिया, इसकी डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होती है। बाद में आता है, मैं लिखता हूँ HCl3, क्या इसकी डाइपोल मोमेंट 0 होगी? नहीं होगी। बाद लिखता हूँ H2Cl2, इसकी डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगी। एक बात समझ में? तो जिस मॉलिक्यूल की परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, यानी कि 0 नहीं है, कुछ डाइपोल मोमेंट है, वो सारे मॉलिक्यूल IR एक्टिव होंगे। इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा भाई? C2V, इसका पॉइंट ग्रुप C3V, इसका पॉइंट ग्रुप C3V, इसका C2V। याद देखो, CNV क्लास के सभी मॉलिक्यूल IR एक्टिव होंगे क्योंकि उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। ये पहली बात। दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, दोज मॉलिक्यूल लिखना। दूसरा पॉइंट, दोज मॉलिक्यूल विच हैज नॉट परमानेंट डाइपोल मोमेंट। चलो यहां में ये नोट को, नॉट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स, विच इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, देन देयर फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, देन ऑल फंडामेंटल लिखना, देन ऑल फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, फंडामेंटल यानी वो मूलभूत जिसे कहते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड which is not IR active, which is not IR active, some of them, but some of them, टेंशन मत लेना, अभी समझा रहा हूं, some of them IR inactive। क्या कहता है दूसरा रूल समझना। पहला रूल क्या कहता है? जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो IR एक्टिव है। लेकिन दूसरा रूल ये कहता है कि जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, याद रखना, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते हम कि जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है वो सारे IR इनएक्टिव हो गई, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि ऐसा नहीं होता, प्रूफ कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ याद रखो, एक ही पॉइंट याद रखना, पहला कि जिसके पास IR वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो IR एक्टिव है,
जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है वो IR एक्टिव भी हो सकते हैं और IR इनएक्टिव भी हो सकते हैं। वो सब पता हम आगे लगाएंगे फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड में, लेकिन अभी तक यहाँ इतना याद रखो कि जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो सारे एक्टिव होंगे, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है उसके सभी मोड IR एक्टिव नहीं हो सकते, उसमें से कुछ मोड IR इनएक्टिव भी होंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखो भाई। पहला तो CO2, बाद में CH2, फिर लिखो क्या आएगा, फिर आएगा C2H4, C2H2, C6H6। देखो ये सबकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होती है, सबकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। यानी कि ये सभी के जितने फंडामेंटल मोड मिलेंगे हमें वो सबको IR एक्टिव नहीं होंगे, उसमें से कुछ मोड IR इनएक्टिव भी होंगे। वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ से आपको ऐसा पता चला कि जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो एक्टिव है, जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है वो एक्टिव भी होंगे या तो इनएक्टिव भी होंगे। आई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। यहाँ इतना याद रखना और इजी है। इसमें क्या है, अच्छे से समझा तो दिया आपने, अच्छे से समझ भी लिया है। और भाई कंसंट्रेशन के बिना अगर आप पढ़ोगे तो नहीं होगा, कंसंट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। कंसंट्रेशन से ही आपको सब कुछ पता चलेगा। और ऐसा कभी मत बोलना कि इतने सारे लेक्चर हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होता। आपको पास बहुत टाइम है, अभी कुछ भी काम नहीं है, 24 आवर आप फ्री ही है। यदि आपको, और दूसरी बात, टेंटेटिव डेट आ गई है ना नेट की, 2nd वीक ऑफ नवंबर टेंटेटिव डेट आ गई है, तो ये टेंटेटिव को ही आपको परफेक्ट डेट, कंप्लीट डेट मान के चलना है। आप ऐसा ही सोचना कि नवंबर में ही एग्ज़ाम है, किस में? नवंबर में ही। तो आपके पास कितने मंथ बचे? ये जुलाई तो चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि कंप्लीट टोटल कितने? 3 मंथ। नवंबर को कंसीडर करना नहीं क्योंकि उसके 2nd वीक में तो है, यानी कि लास्ट वीक तो रिवीजन के लिए छोड़ दो आप। नवंबर का पहला वीक जो है वो आप रिवीजन के लिए छोड़ दो। बचे कितने? अक्टूबर तक, यानी कि टोटल 3 मंथ। एक कैलकुलेशन सिंपल करवा देता हूँ आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करवा देता हूँ। अब जिसको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, या तो ऐसा सोच रहे हैं कि अब भी तो बहुत टाइम है नेट के लिए, कितना बहुत टाइम है नेट के लिए, उसके मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा दूँ। सोच लो ना, कितने मंथ है भाई आपके पास? 3 मंथ, यानी कि एवरेज 90 डेज है, सिर्फ और सिर्फ 90 डेज। आपने अब तक जिसने ऑनेस्टली सारे लेक्चर्स, जितने भी हमने क्रैश कोर्स के सारे लेक्चर्स की बुक्स बनाई है और जो अभी बना रहे हैं, अब तक 50% सभी का एवरेज, ऑन एवरेज ले ले तो सबका 50% कवर हो गया है। अभी 50% ही कवर हुआ है, 50% सिलेबस हमारा बाकी है। तो सोच लो ना, मैं ऑन एवरेज कहता हूँ कितनी बुक होगी? ऑन एवरेज आप 300 पेजेस की बुक बना रहे हैं, 300 पेजेस की, तो ऑन एवरेज मिनिमम बुक बता रहा हो, मिनिमम बुक 8 to 10 कितनी होगी? 8 to 10 बुक बनेगी मिनिमम बुक 8 to 10 बनेगी 300 पेजेस की। अब मैं 8 कंसीडर करूं, कितनी? 8, तो कितने पेज हो जाएंगे? 2400, 2400, यानी कि 2400 पेजेस आपके सिलेबस हो जाने के बाद होंगे साहब। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सबके टोटल कर लेना, नियर अबाउट इतने हो जाएंगे, बराबर। आपके पास डे कितने हैं? 19 डेज। अब सोचना, यदि अभी तो लेक्चर्स चल रहे हैं, यानी कि आपको कंप्लीट टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। यदि आप पर डे 10 आवर, कितने? 10 आवर पर डे,
पर डे। इतना ऑनेस्टी से पढ़ेंगे, ऑनेस्टी कंप्लीट 10 आवर्स तो पढ़ना ही है आपको। तब आपके पास कितने टोटल होंगे? 900 आवर यहाँ तक, यानी कि नेट एग्जाम तक। नेट एग्जाम को पास करने के लिए आपको ये नवंबर वाली ही नेट एग्जाम पास करनी है, तो आपके पास रीडिंग करने के लिए कितने आवर बचे? 900 आवर। और ऐसा मत सोचना कि 900 आवर तो बहुत बड़े हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 900 आवर में आपको पढ़ाना कितना है? देखो ये पढ़ना है, तो कितने हो जाएंगे? देखो तो 20, यानी कि 900 से डिवाइड कर दो, ये कैंसल आउट। 24 डिवाइडेड बाई 9 नियरली इक्वल टू कितने आएंगे? 3। नियरली इक्वल टू 3 आएंगे। यानी कि यदि आपने यहाँ से 1 आवर भी घुमाया तो आपके कितने टॉपिक इंक्रीज हो जाएंगे? आपको जितने आज से ही मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, आज से ही, क्योंकि जुलाई तो अभी जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, जुलाई तो अभी क्लास ख़त्म हो जाएंगे हमारे, तब तक तो चलता रहेगा, और तब तक तो आपको अच्छे से पढ़ने का वक्त भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बुक्स बना रहे हो, डेली टू डेली रिवीजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जुलाई ख़त्म हो जाने के बाद आपके पास सिर्फ इतने आवर है, इसमें आपको क्या पास करना है? नेट JRF होना है। तो याद रखना, जुलाई के बाद जितने यहाँ से एक दिन आपने पढ़ाई नहीं की ना, एक दिन या तो 2 दिन नहीं की, कितने घंटे चले गए? 20 घंटे। फटाक से टाइम चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये टाइम कहाँ चला गया। इसीलिए कह रहा हूँ, मेहनत करते जाओ, एक दिन भी मत बिगाड़ना, एक दिन भी नहीं बिगाड़ना है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ऊपर वाला ऑनेस्ट है। यहाँ दुनिया में सब लोग करप्शन कर सकते हैं पृथ्वी पर, लेकिन वहाँ जो बैठा है कानूड़ा वो अनकरप्टेड है, 0% करप्ट। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको देगा, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा। लेकिन उस पर भरोसा रख के सिर्फ मेहनत करो, मेहनत के अलावा कुछ काम नहीं करना है। सिर्फ मेहनत ऑनेस्टली अपना काम करते जाओ, नॉलेज गेन करते जाओ, वो खुद दे देगा। नेट के रिजल्ट की टेंशन मत लो। अभी तो आपने नेट दिया नहीं है और उसके रिजल्ट की टेंशन कर रहे हो, उसका टेंशन मत करो। पहले आपको नेट का खेल खेलना है ना, चौका लगाना है, 2 रन लगाने हैं, ऐसा खेल खेलना है। तो खेल खेलने के लिए अपने खेल के पक्के खिलाड़ी बन जाओ। जब तक खिलाड़ी नहीं बनोगे तब तक अच्छे से खेल नहीं खेल पाओगे। सो कह रहा हूँ, अच्छे खिलाड़ी बनो, अच्छे खिलाड़ी। तो चलो केमिस्ट्री में आते हैं, वरना लेक्चर चला जाएगा। कहाँ थे केमिस्ट्री में? यस, टाइटल लगा दीजिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? तो लिखो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द मोलेक्यूल विच मोलेक्यूल कंटेन, लिखो यहां विच मोलेक्यूल कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि आई, आपने सिमेट्री में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट, देन those mode of vibration which is IR active, it must be, याद रखना, it must be Raman inactive, it must be Raman inactive and vice versa। समझो क्या कह रहा है। हमने आगे डिस्कस किया ना कि जो मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इसको पर्टिकुलर नाम दिया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि जो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है उसके जो मोड IR एक्टिव है, क्या है, जो मोड IR एक्टिव है वो रामन क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, और जो मोड IR इनएक्टिव है वो रामन एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल में लिखूं, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई जिसमें प्रेजेंट हो गए वो सारे मॉलिक्यूल CO2 में है भाई, हाँ है, CH2 में भी है, C2H4 में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बाद में C2H2 में है, C6H6 में है, बाकी क्या बचा, बस ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है उनका जो मोड IR एक्टिव होगा वो रामन इनएक्टिव होगा, और जो मोड IR इनएक्टिव होगा वो रामन एक्टिव होगा। ऐसा उलट सुलट जिसे कहते हैं, ऐसा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। ये अब बात हो गई। दूसरी बात, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था भाई, पहला पॉइंट अभी थोड़े समय पहले लिखा था कि दोज मोड ऑफ विच हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है उसके मोड क्या होंगे, ऑल मोड IR एक्टिव, ऑल मोड IR एक्टिव, हाँ के ना, IR एक्टिव। लेकिन जिसके पास ऑल मोड IR एक्टिव एंड रामन भी एक्टिव है, ये लिख लेना, रामन एक्टिव। दूसरी बात, जिसके पास जिसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट बता रहा हूँ, परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, उसमें जो मोड IR एक्टिव होगा, ये बात लिख लेना, जो मोड IR एक्टिव होगा वही मोड क्या होगा, रामन इनएक्टिव होगा। क्या होगा, रामन इनएक्टिव होगा। ये बात सिंपल है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल, आपको वहाँ और भी पता चल जाएगा, लेकिन अब यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है कि जो मोड IR एक्टिव है, या कौन सा मोड IR एक्टिव होगा, जिसके पास मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल CO2 है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, लेकिन उसका कोई एक मोड IR एक्टिव होगा, जो वो IR एक्टिव है तो वो रामन इनएक्टिव होगा, वो क्या होगा, रामन इनएक्टिव होगा। यही बात म्यूचुअल एक्सक्लूजन में है। लेकिन यहाँ मैं जिसके पास ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, यानी कि H2O ले लूँ, कौन सा ले लूँ, H2O ले लिया, तो H2O के जितने वाइब्रेशनल मोड आएंगे ना वो IR एक्टिव भी होंगे, साथ ही साथ रामन भी एक्टिव होंगे, यानी कि IR और रामन दोनों एक्टिव होंगे। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होता है। ये बात हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।